हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज की हमारी टॉपिक है मैथ से संबंधित, जो कि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में हमने कवर किया है यूपी डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर 2019 गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र के बारे में। यह प्रश्न पत्र 1 घंटे का होता है, जिसमें 25 नंबर जो होता है वह पूर्णांक है और 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के आते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है a⁴ गुणे a⁻⁹ का मान क्या होगा। तो हम इस तरह के भी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में जानेंगे और इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में पूरी बात करेंगे। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं हम। जो मेरा सॉल्व्ड है, तो अति लघु उत्तरीय स्टार्ट होता है 6 नंबर से और इसके बाद 12 नंबर से स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय। तो हम 18 क्वेश्चन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं अपनी टॉपिक से संबंधित यूपी डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र तृतीय सेमेस्टर 2019 के बारे में, जो कि गणित शिक्षण से संबंधित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम बात करते हैं, तो हम पहले नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, जो कि है a⁻7 मल्टीप्लाई a⁻⁻9 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा कि जब आधार समान होता है, तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। और वही हमने अपनी दूसरी लाइन में किया है कि आधार समान है तो इसमें घातों को हमने जोड़ा है। तो घात को जोड़ने के बाद a⁻7 प्लस a⁻⁻9 होगा और आप इसको जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो दूसरी लाइन में आपको मिलेगा कि प्लस का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट हटने के बाद कोई भी चिन्ह अगर अंदर प्लस है तो अंदर वाले चिन्ह और बाहर वाले चिन्ह से गुणा होता है और वह चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो a⁻7 - 9 हो जाएगा दूसरी लाइन में। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a⁻−2, जो कि सही उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये गुणा का हो गया, फिर इसी में भाग का बनता है, यहाँ पे भाग का सिंबल होगा, और फिर इसी में वर्ग का भी बनता है, कई वर्ग दिए रहेंगे एक साथ। तो आइए उन सभी के बारे में बात करते हैं कि जब गुणा का चिन्ह होता है तो घातें आपस में जुड़ती हैं। जैसे आधार समान है, इसमें भी x⁻2 गुणे x⁻3, तो आधार समान होने पे हमने कहा घातें जुड़ती हैं और घातें जुड़ने के बाद हो जाएगा x⁵। भाग में क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं। तो हमने आपसे पहले ही बताया, जहाँ गुणा का चिन्ह है वहीं पे अगर भाग का चिन्ह लग जाता है और घातें कुछ भी हों तो वह घातें आपस में घटती हैं। जैसे यहाँ पे है x⁻3 भागे x⁻2, तो आगे हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे x⁻3 - 2, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x⁻1 -1 नहीं, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तीसरे नंबर की क्वेश्चन जो बनता है वह होता है घात की घात में घातें गुणा में हो जाती हैं। जी हाँ, जब किसी घात के ऊपर घात हो फिर उन सभी घातों के ऊपर भी घात हो तो घातें गुणा में हो जाती हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि यह होता कैसे है। तो आपके सामने दिया गया है घात की घात। अब यहाँ क्या है, a आधार है, इसकी घात यम है, फिर इन पूरे की घात यन है, फिर इन पूरे की घात 2 है, फिर इन सभी की घात p है। तो इसमें देखिए ये वाला जो है वो है छोटा ब्रैकेट, ये है मझला ब्रैकेट और ये है बड़ा ब्रैकेट। ये क्रम वाइज लगता है, पहले छोटा ब्रैकेट लगता है, कहीं भी अगर लगता है, अगर उसके ऊपर ब्रैकेट आपको लगाना है तो आप मझला ब्रैकेट लगाएंगे, अगर आपको उसके ऊपर भी ब्रैकेट लगाना है तो आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। यह सही तरीका होता है ब्रैकेट लगाने का। तो आगे जब हम इसको प्रोसीड करेंगे, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आधार a की घात जो होगा वो यम, यहाँ गुणे का चिन्ह होगा, ये गलत लिखा गया है, यम गुणे यन गुणे 2 गुणे p हो जाएगा, ठीक है। ये जो घात है ये आपस में गुणा हो जाएंगी। तो आगे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यह क्वेश्चन हालांकि ऊपर वाले सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ गुणे का चिन्ह होगा तो इसमें सॉल्व हो गया है, तो यहाँ सब गुणा गुणा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा, आपको दिया गया है ये कि 2 की पावर 2, 2 की पावर, फिर पूरे की पावर 3, फिर पूरे की पावर 4। तो इस तरह के जब आपके सामने क्वेश्चन हो, घात कुछ भी हो, और तो आपको करना क्या है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आधार आप लिख लेंगे, फिर उसकी घातों को आप गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3। आप जब गुणा करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो क्या मिलेगा आपको, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। तो यहाँ 2 की घात, 2 जो आधार है उसकी घात 24 हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। घातांकों का जो घातांकीय गुणांक होता है उनका जो नियम होता है वो इस तरह से होता है, a की पावर n आपको दिया है, फिर गुणे a की पावर n आपको दिया है, फिर गुणे a की पावर 1। मतलब ऐसे कितनी भी सीरीज दी हो, अगर सबका आधार, ये आधार जो है सबका अगर समान है तो घातें अगर गुणा में है, अगर ये गुणा में है सब
और तो इसमें क्या होगा, आधार समान होने पर ये घातें जो होंगी वो आपस में सब जुड़ जाएंगे, ठीक है, चाहे जितनी लंबी सीरीज हो। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं घातांकीय भाग के बारे में, जो कि हमने अभी ऊपर बताया ही है। तो अगर यहाँ पे सिंबल भाग का हो और ये सीरीज़ कितनी भी लंबी हो, इस तरह से अगर कितनी भी लंबी सीरीज हो, तो क्या इसमें होता है कि आप आधार को लिख लेंगे और घातों को घटा देंगे क्रमवाइज, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हम एक क्वेश्चन लेंगे, उससे संबंधित जितनी जानकारी होगी उन सभी जानकारियों को एक साथ लेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो और चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि दिया गया है आपको a³ माइनस b³ का अपान a² प्लस ab प्लस b² का मान क्या होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो ये दिया गया है a³ माइनस b³, यह सीधे सीधे होता है सूत्र एक कि a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ पे a³ माइनस b³ लिखा गया है वहाँ पे आप ये पूरा पूरा उठा के लिख सकते हैं। देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा है कि इतना बराबर इतने के होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो मैंने वही किया है, पूरा पूरा यही चीज़ उठा के, यही पूरा उठा के मैंने यहाँ लिख दिया है, आगे जब सॉल्व किया है। और नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला ऐसे ही मैंने रहने दिया है। तो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, आपको मिलेगा केवल a माइनस बी, और यही सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि जिसका 0 लेवल हो वो भी समझ सकें, और जो अपर लेवल के हैं उनको तो इस वीडियो की हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी रखी हैं जो उनको कई बुकों से देखनी पड़ेगी और इस वीडियो में उनको एक साथ मिल जाएगा। जैसे महत्वपूर्ण जो उपयोगी सूत्र हैं, अगर इसमें तो सब पता होगा, हो सकता है एक आध ना पता हो, तो और अगर सब पता हो तो उनका रिवीजन हो जाएगा जिनको सब पता है। तो ये जो सूत्र मैंने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, अगर इस टाइप के स्क्वायर वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद करिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab के। और दूसरा हमारा है a प्लस b² को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो a प्लस b² को ही आप a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी आप इसी को लिख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस b² को आप लिख सकते हैं a प्लस b² माइनस 4ab, और a माइनस b² को ही आप लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपको कहीं मिल जाए a² माइनस b² तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। हालांकि इस सूत्र की बात अभी हम आगे एक क्वेश्चन है उसमें हमने बात किया है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हर जो ये दिया गया है सूत्र, इसके बारे में आप अगर जानकारी ले लेंगे तो आप हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, उन सभी में इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर आपको याद करना चाहिए इसको। आइए हम आगे बात करते हैं a³ माइनस b³ के बारे में। तो a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, ये जो जहाँ कोई सिंबल नहीं लगा यहाँ हमेशा गुणा का सिंबल होगा, जहाँ कुछ आपको नहीं दिख रहा है वहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा। तो a³ माइनस b³ हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। आइए आगे बात करते हैं a प्लस बी पूरे का होल क्यूब के बारे में। तो ये क्या होगा, a³ b³ 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। आइए आगे बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब के बारे में। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। आगे हम बात करते हैं दूसरे सूत्र के बारे में, जो कि a² से ही को रिलेट करके है, बस यहाँ घन है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। आइए आगे बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस c² पूरे के मतलब होल का पूरे का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, a² b² c², 2 कॉमन लेंगे हम और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे ab bc ca। आप गुणा करके भी लिख सकते हैं तोड़ के, तो ये गुणा जब करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा, गुणा इसमें भी होगा 2bc, और इसमें जो गुणा होगा तो 2ca हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही कॉमन लेके लिख दिया है ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुविकल्पी का है। आप देख रहे होंगे कि हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी अगर करा रहे हैं तो उसको भी हम बहुत ही बारीकी से लेकर और अपर लेवल तक पूरी जानकारी दे रहे हैं जो उससे संबंधित है, ताकि अगर इस टाइप से संबंधित आपको क्वेश्चन मिले तो आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो आपको बताना है कि जो 7/20 भिन्न है इसका प्रतिशत रूप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी जो कोई भी अगर भिन्न हो, किसी भिन्न को 100 में बदलने, प्रतिशत में, सॉरी 100 बोल रहे हैं, प्रतिशत का मतलब लेकिन 100 होता है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए
उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये भिन्न में करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे 7/20 में। तो 7/20 में हम 100 से जब गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद 20 × 20 हो जाएगा और 20 × 5 = 100 और ऊपर बचेगा 7 और गुणे बचेगा 5। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे, यहाँ देखिए हमने किया है, तो आपको मिल जाएगा उत्तर 35। ये आपका आंसर होगा और सही उत्तर होगा इसमें 4 35%। ठीक है, 7/20 को आप जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ 35% आपको मिल जाएगा। ये हमने 35% यहाँ लगाना भूल गए हम, यहाँ प्रतिशत यहाँ लगेगा। ठीक है, सही हो गया। आगे बात करते हैं, अगर प्रतिशत से संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं तो किस टाइप के बन सकते हैं, तो सबके बारे में जानकारी लेते हैं, केवल एक क्वेश्चन के बारे में जान के ही हम लोग नहीं रहेंगे। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है इसको जान लीजिए आप। अब वो क्वेश्चन आया तो उससे संबंधित जो अगर प्रतिशत का दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करेंगे, आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक टॉपिक लीजिए, उससे संबंधित जो पूरी जानकारी आप लीजिए। तो प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर, जी हाँ, भिन्न में क्या होता है, ऊपर जो होता है इसे आप अंश बोलेंगे, इसे आप अंश बोलेंगे। ठीक है, और जो नीचे की संख्या होती है ये होती है हर। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो आइए हम बात करते हैं हर क्या होता है उसका। किसी भी भिन्न का जो प्रतिशत में हर 100 होता है, तो कैसे होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100। ये प्रतिशत हमेशा डिनोट करता है 100 को। और अगर 10% आपको कहीं मिला है कि 10% को जो अंक के रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे भिन्न के रूप में 10/100। दूसरे नंबर पे अगर आपको कहीं दे दिया गया 15% या इसी तरह से कोई भी संख्या 100% कुछ भी दे दिया गया तो आप वही संख्या बटे 100 कर सकते हैं। और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको काट भी सकते हैं। तो काटने के बाद ये जीरो काट दिए तो 1/10 ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि 10/10 = 10% = 10 भी लिख सकते हैं, 15% = 15। तो आइए हम बात करते हैं परसेंटेज जो सिंबल होता है वो क्या डिनोट करता है। तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये हमेशा 100 को दर्शाता है। जैसे x% अगर आपको कहीं दिया गया है तो x% = होता है x/100। मतलब हमने बताया था हर 100 होता है, तो कोई भी परसेंट हो तो उसका हर प्रतिशत डायरेक्ट हर में चला जाता है और 100 में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं आपको बोला जाए कि 1% का मान क्या होगा तो आप बताएंगे 1/100। लेकिन आपको बोला जाए कि एक अपने आप में क्या है, मतलब 1/1 आप कह सकते हैं, एक को, और एक भी 1 भी कह सकते हैं। प्रतिशत का चिन्ह अगर नहीं लगा है तो वह बराबर 100% का होगा, लेकिन अगर एक के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो वो 1/100 के होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों को जानते रहिए। सेम आगे हमने बात किया है आपको समझाने के लिए कि अगर आपसे कहा जाए 1/2, जो कि आपको पता है आधा होता है, ये अगर प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा है तो किसके बराबर है, तो ये 50% के बराबर है। कैसे, वो हमने बताया है, देखिए कैसे कि 1/2 जो है कोई भिन्न है, इसमें आप प्रतिशत में इसको चेंज करने के लिए, इस 1/2 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप इसमें 100 से गुणा करेंगे। हमने ऊपर ही चर्चा किया है, आप अगर नोटिस किए होंगे तो, कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 100 से गुणा किया और 2 को हमने काटा तो 2 × 2 और 2 पचसहियाँ में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा = 50% में ये बदल जाएगा। मतलब 1/2 प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा है, देखिए हमने डिनोट किया है, एकदम लिख दिया है। अगर 1/2 के आगे प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा है और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 50% के। और 1/2% अगर लिखा है तो वो केवल संख्या में जब परिवर्तन होगा तो केवल 50 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और यह क्वेश्चन समुच्चय से है तो इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो आपसे कहा गया है, आपसे पूछा है, यदि समुच्चय A = ये समुच्चय हमेशा मझला ब्रैकेट में लिखा जाता है और मझला ब्रैकेट कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं समुच्चय से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आपको दिया गया है A = 4, 6, 7 और B = दिया गया है 3, 5, 6 हो। तो अब इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, ये सिंबल जो दिया गया है इसे हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, अभी हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। हो तो A B का अवयव मतलब मान आपको बताना है। तो चलिए आइए बात करते हैं, पूरी जानकारी से संबंधित लेते हैं। तो इस सिंबल का हमने कहा आपको हम बताएंगे, तो इस सिंबल का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। जी हाँ, अगर यह सिंबल कहीं लिखा गया है तो यह इस चीज़ को दर्शाता है कि आप इस सिंबल को लगने के बाद वही चीज़ लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। कैसे, अभी हम आगे बात करेंगे। और अगर ऊपर का यही सिंबल लिखा हो तो इसे हम यूनियन पढ़ते हैं, और इस सिंबल का मतलब होता है दोनों को एक साथ मिलाकर लिखना, और जो कॉमन हो उसे एक बार ही लिखना। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आप पूरी जानकारी ले लीजिए। दिया है क्वेश्चन में आपके A = 4, 6, 7 और B = दिया है 3, 5, 6। अब दोनों में कॉमन है 6,
अब आपको क्या करना है, जब आपका इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा, हमने बताया दोनों में जो कॉमन होता है वही लिख लिया जाता है। दोनों में कॉमन 6 है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 6, जो कि आपको उत्तर दिया गया है ये 6। देखिए दोनों में कॉमन जो है वो 6 है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें 6। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं इससे संबंधित। अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करेंगे। तो अगर इस तरह का सिंबल आपको दिया गया है तो इसे हम यूनियन पढ़ते हैं। प्रतीकात्मक रूप, ये है प्रतीकात्मक मतलब चिन्हित रूप को हम ए यूनियन बी लिखते हैं। मतलब ए और ऊपर का सिंबल इसको ऐसे लगा के बी लिखते हैं, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। मतलब ए और बी के साथ इसको इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इसे यूनियन बी पढ़ते हैं। ठीक है, या ए सम्मिलित बी, मतलब ए और बी दोनों में जो सम्मिलित हो। आइए इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन आपका था इंटरसेक्शन, प्रतीकात्मक रूप को हम ए के साथ पढ़ते हैं, ए और बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। और जब पढ़ने की बात आती है तो इसे हम इंटरसेक्शन बी, या आप कह सकते हैं ये ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो, ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमको थोड़ा आराम से समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें हमने कई चीज़ों को एक साथ सम्मिलित किया है, तो इसे हमको बहुत आराम से समझाना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पूछा है 1 वर्ग मीटर बराबर है, तो आपको बताना है 1 वर्ग मीटर, ना कि मीटर केवल। ठीक है, तो वर्ग मीटर मतलब जो संख्या दी गई है उसी का स्क्वायर। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और वर्ग मीटर जब पूछा है तो 1 वर्ग मीटर मतलब जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा इस पूरी संख्या का। जब स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि यह कैसे परिवर्तन होता है। एसआई गुणांक के मान के बारे में, एसआई गुणांक जो होता है उसके बारे में हम पूरी चर्चा इसमें किए हैं, तो आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे। वैसे ही बहुत बारीकी चीज़ है, इसको आप जब तक डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरे विस्तार से एक एक पार्ट को नहीं समझेंगे तब तक इसको समझने में मुश्किल होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मिड पॉइंट होता है ये बीच वाला, जिसको हमेशा माना जाता है मीटर, लीटर, ग्राम, ये होते हैं मूल मात्रक। और इन्हीं मूल मात्रकों से हम ऊपर और नीचे की तरफ मान निकालते हैं। तो नीचे की तरफ में जो सबसे नीचे है ये सबसे बड़ा मान होता है, और ऊपर का ये सबसे छोटा मान। ठीक है, अब करना क्या है आपको, देखिए किलोमीटर जो होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मील के बराबर होगा, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। हमने देखिए साफ साफ लिखा है बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए, मतलब ये बड़ा है और इसे छोटे की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना है कि जो संख्या दी गई है, जैसे 1 किलोमीटर दिया गया है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसी संख्या में 10 की घात यन से गुणा कर देना है। अब यन कहाँ से आपको मिलेगा, आप जितने ऊपर गए रहेंगे तो जितने स्टेप गए रहेंगे वही यन का मान होगा। जैसे देखिए हमने कहा 2 किलोमीटर में कितने, ये लास्ट में हम चलते हैं, ठीक है, कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2 किलोमीटर का सिंबल होता है KM, किलोमीटर, ये देखिए किलोमीटर का चिन्ह, ये सभी का चिन्ह लिखा गया है। ठीक है, तो किलोमीटर का सिंबल क्या होता है KM, और हम बात कर रहे हैं 2 किलोमीटर की। और आपको परिवर्तन करना है, ऊपर हम चले तो लास्ट वाले में बात करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले के बारे में आपको परिवर्तन करना है 2 किलोमीटर से मिलीमीटर में, कि 2 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2, हमने कहा 10 की घात यन से गुणा करते हैं, 2 गुणे 10। अब यन कहाँ से मिलेगा, तो यन जितना ऊपर आप गए रहेंगे, आप कितने स्टेप ऊपर गए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यही परिवर्तन हो जाएगा और यही इतना बराबर होगा मिलीमीटर के, इसी को ये इतना मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, 2 किलोमीटर बराबर है इतना मिलीमीटर के। सेम इसी तरह से होता है कि अगर आप किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, कि अगर आपसे पूछा जाए 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 सीधे लिखना है, उसी में गुणा करके हमने कहा 10 की घात यन, तो 10 आप लेंगे। अब यन आपको कहाँ से मिलेगा, आप जाइए देखिए कितने स्टेप आप ऊपर गए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो यहाँ 10 की घात 5 होएगा। 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है, अब 10 की घात 5 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। अब मतलब आप इसी को 5 बार करेंगे तो आपको मिलेगा 501 के आगे। ठीक है, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आप अगर हेक्टोमीटर से ऊपर जाते हैं तो आप हेक्टोमीटर लिखेंगे, जितना हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, फिर उसी में गुणा करेंगे आप 10 से, और यन का मान आप वही लिखेंगे कि जितने स्टेप आप ऊपर करेंगे, 1 2 3 4, फिर हम उम्मीद करते हैं आप समझ होंगे। आप कहीं से भी आगे बढ़ते हैं, हेक्टोमीटर से ऊपर जाइए, कहीं से भी आगे जाइए, आगे ऊपर आप आगे बढ़िए, तो आपको क्या करना होगा, जो संख्या दी गई हो, जैसे हेक्टोमीटर में आपको दी गई है 2 हेक्टोमीटर, 2 HM,
या हेक्टोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के, तो आपको लिखना है 2 गुणे सेंटीमीटर में। आप हेक्टोमीटर से देखिए कितने ऊपर जा रहे हैं, हेक्टोमीटर ये है हेक्टोमीटर, आप कितने ऊपर जा रहे हैं सेंटीमीटर के, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो 2। अब हेक्टोमीटर में आप लिखेंगे हेक्टोमीटर बराबर लिखेंगे 2 हेक्टोमीटर बराबर 2 गुणे 10 की घात कितने स्टेप गए हैं, 4 स्टेप ऊपर, 10 की घात 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ये बराबर 2 गुणे 10 की घात 4 सेंटीमीटर बराबर है 2 हेक्टोमीटर के। कुछ नहीं करना है, देखिए हम फिर से आराम से बता रहे हैं कि नीचे वाली संख्या से जब आप ऊपर जाएंगे, कहीं भी ऊपर आप जा रहे हैं, तो आपको उसी संख्या में 10 की पावर n से गुणा कर देना है। और अगर आपको ऊपर से नीचे आना है तो आपको केवल यही करना है कि 1/10 की पावर n से गुणा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि जैसे आपको दे दिया गया, पहली वाली ऊपर वाली संख्या है 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर आपको दिया गया है, इसको आप mm से डिनोट करेंगे, 2 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर आपको पूछा गया, या किलो लीटर। देखिए इसमें आप सब निकाल सकते हैं, ये मीटर का, ये लीटर का, ये ग्राम का। ठीक है, तो मिलीमीटर किलोग्राम मतलब सब एक ही तरह से निकलेगा, केवल ये जो चिन्ह है ये लीटर मीटर ग्राम ये सब आप केवल बदल देंगे उसको। ठीक है, जैसे लीटर पूछे ग्राम पूछे तो सेम वैसे ही काम करेगा। तो हम बात कर रहे हैं 2 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर आपसे पूछा जाए कि कितना किलोमीटर होगा, तो कुछ नहीं आपको करना है, आप सीधे इस 2 को उठाएंगे और लिखेंगे 2 गुणे 1/10 की पावर n का मान कितना होगा, तो 10 की पावर n का मान आप जितना नीचे आए हैं, जितना स्टेप देखिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। 2 गुणे 10 की पावर 6 यही होगा किलोमीटर। ठीक है, 2 मिमी के बराबर, 2 मिलीमीटर बराबर। और ये माइनस में नहीं लगेगा, ये प्लस में होगा, तो आप इसको काटेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, जो भी होगा आप निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं, हम उसी से संबंधित बात किए हैं कुछ, तो क्या है आगे हमने क्वेश्चन रखा है और सॉल्व भी किया है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए, जैसे ऊपर सबसे छोटा था, हमने बात किया था ऊपर सबसे छोटा था और नीचे सबसे बड़ा, तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या है कि 1/10 की पावर n से भाग दे देते हैं तो संख्या छोटे में प्राप्त हो जाती है। जैसे सेंटीमीटर से मीटर में परिवर्तन, जैसे आपको दिया गया सेंटीमीटर से मीटर में परिवर्तन, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, अगर 1 सेंटीमीटर, तो हम बताए थे कि अगर 1 सेंटीमीटर से आप मीटर में आएंगे तो 10 की घात n, मतलब n का मान यहाँ 2, मतलब आप 2 स्टेप नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 में गुणा हो जाएगा, 1 गुणे 1/10 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब 100, मतलब 10 गुणे 10 ये हो जाएगा 100 के, तो यही हो जाएगा 1/10 स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ n का मान आप रख देंगे, जब ये n का मान यहाँ जब रख देंगे आप, तो ये n का मान रख दिए हम, तो ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपको प्राप्त होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बड़े से हमने सब बात कर लिया है, ऊपर हम आराम से बताए हैं। बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाने के लिए 10 की घात n से हम गुणा करते हैं, आपको हमने ऊपर बताया था और ये हम सॉल्व किए हैं। 1 मीटर बराबर हो 10 की घात n सेंटीमीटर, n का मान 2 होगा। सेंटीमीटर में 2 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो n का मान आपको वहाँ 2 प्राप्त होगा, तो 10 की घात आप 2 कर देंगे, n की जगह 2 करेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगा। और यही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 2 बार 10 गुणे 10, तो आपको मिलेगा 100। तो यहाँ ये 100 हो गया, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या आप ये भी कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। आइए हम आगे बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में और पूरी जानकारी लेते हैं। वाहक चक्र किसे कहते हैं, हमारा 6वां क्वेश्चन था, आपको जानना है कि वाहक चक्र कहते किसे हैं, तो उत्तर में आपको मिलेगा वाहक चक्र। जी हाँ, वाहक चक्र वह चक्र है जिससे खाता धारक अकाउंट होल्डर का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर रुपये को जमा या भुगतान कर सकता है। जी हाँ, वाहक चेक के माध्यम से खाता धारक का कोई प्रतिनिधि, जैसे आपके पिता का चेक है, आपके पिता का अकाउंट है और आप हैं उनके प्रतिनिधि, या कोई भी उसको ले जाके उससे पैसे निकाल भी सकता है और उससे पैसे उसी के माध्यम से, उस चेक के माध्यम से जमा भी कर सकता है, क्योंकि उस पर आपके पिताजी सिग्नेचर किए रहेंगे और उसके पीछे जो सिग्नेचर वहाँ पे बैंक में कराया जाता है वह आपसे नहीं कराया जाएगा। प्रतिनिधि को चेक देते समय चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर यह चेक खो जाता है, और ये इस चेक में बहुत रिस्क होता है, अगर यह चेक खो गया तो इसको कोई भी, आप ही नहीं कोई भी इसको जाके भुना सकता है, मतलब इससे पैसे निकाल सकता है। अगर उसमें पैसे डिपॉजिट के लिए उसमें मतलब पैसे डाले गए हैं, मतलब लिखा गया है, मेंशन किया गया कि हाँ पैसे निकालने के लिए है, वो भरा गया है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएँ 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, त्रिभुज का ये क्वेश्चन है और त्रिभुज से संबंधित हमारी एक वीडियो बनी है जिसमें त्रिभुज के बारे में हम छोटी से छोटी बातों को लेकर बड़ी से बड़ी बातों को बताया है। तो अगर आपको
आपको त्रिभुज के बारे में थोड़ी कम जानकारी हो और कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उन सभी त्रिभुजों के सूत्र वगैरह के बारे में अगर आपको नहीं पता हो या आप बुक से पढ़ने में दिक्कत हो रही है आपको, तो एक साथ उन सभी चीज़ों को पाने के लिए मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे त्रिभुज वाले सेशन को देखिए। तो आपको त्रिभुज से संबंधित कितने प्रकार हैं या क्या क्या हैं त्रिभुज के बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 अंश का हो तो उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज में आपको देखने को मिलेगा कि इसका एक कोण 90 अंश का होता है और समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है या 90 अंश के सामने की भुजा को आप बोल सकते हैं हम कर्ण कहते हैं। इन सभी के बारे में अपनी त्रिभुज वाली क्लास में चर्चा की है, आप जाइए वहाँ बहुत बारीकियों को बताए हैं। आइए हम बात करते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। तो समकोण त्रिभुज के थोड़ा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, जो समकोण बना रही हैं इनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर और यही दोनों भुजाएं बना रही हैं समकोण। ठीक है, बनाने वाली भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या पूछ रहा है, इस पूरे जो ये खाली स्थान है इसी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, जी हाँ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मतलब ये होता है त्रिभुज का आधार, ये जो नीचे दिया गया है ये आधार है, ये ऊंचाई है और ये है कर्ण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको निकालना हो तो इस संख्या को जो यहाँ दिया हो और इस जो यहाँ दिया हो इन दोनों को आप जब गुणा कर देंगे तो त्रिभुज का ये अंदर वाला एरिया आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ देखिए ये किए हैं 1/2 बी गुणे एच मतलब बेस गुणे हाइट। ठीक है, ये बेस होता है, ये हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो हम गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 1/2 बेस का मान, आधार का मान है 6 और ऊंचाई का मान है 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 4 कैसे, ये अपान का चिन्ह है 1/2, तो 2 × 2 2 तिहाई, ये 3 से कट जाएगा तो आपको 3 बचेगा और 4 जब दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरे एरिया का मान। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि अभी शॉर्ट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन है यदि 9, x, 12 यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब समानुपात का चिन्ह आपको नहीं पता है तो समानुपात का चिन्ह होता है इस तरह से कुछ, ये होता है समानुपात का चिन्ह और ये होता है अनुपात का चिन्ह। देखिए हम यहाँ बताए हैं समानुपात और अनुपात। अब आपको इसको लिखना है, इस संख्या को आप जब लिखेंगे ऊपर जो दी गई है तो आप लिखेंगे 9:x समानुपाते 12:16। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एकदम सिंपल तरीका है, अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए, बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो आइए हम अपने फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। 2 तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो पहले तरीके में हमने अंदर अंदर का गुणा किया है। तो जब आप अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि x × 12, तो x × 12 यहाँ जो कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, x × 12 = हो जाएगा 9 × 16। आप सॉल्व करेंगे तो 12x बराबर हो जाएगा 144, इन दोनों का गुणा करने पे 144 आपको मिलेगा। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये 12 जो है यहाँ गुणा में है और आप इस तरफ इसको लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। कोई भी संख्या बराबर के इस तरफ अगर प्लस में है तो उस तरफ जाएगी माइनस में, और अगर इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाएगी प्लस में, मतलब चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। और अगर गुणा में है तो उस तरफ जाएगी भाग में, अगर इस तरफ भाग में है तो उस तरफ जाएगी तो गुणा में, या उस तरफ से इस तरफ आएगी तो चिन्ह आपस में ऐसे ही बदलते हैं, गुणा से भाग, भाग से गुणा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपको उत्तर आगे जब सॉल्व करेंगे तो 12 को काटेंगे तो 12 × 12 और 12 × 44। तो क्या मिलेगा आपको कि आपको मिलेगा x = 12, ये हो जाएगा आपका उत्तर। और इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे, x का मान जो आपको ये x का जो मान है ये 12 है, x का मान भी 12 होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके से भी हमने सेम थोड़ा सा केवल परिवर्तित किया है कि आप क्या कर सकते हैं, वही प्रोसीजर है सब कुछ, कि अगर आपको दिया गया है 9:x अनुपाते समानुपाते 12:16, तो आप पहली संख्या को बटे दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ये जो पहला संख्या दिया गया है आपको 9/x हमने किया है। ठीक है, 9/x हो जाएगा और फिर बराबर समानुपात मतलब बराबर आप, और फिर आगे जब बात करेंगे तो 12 बटे मतलब इसका जो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या हो जाएगी। तो आप तिरछा तिरिया गुणा करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, उसमें भी केवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा, केवल वैसे कुछ चेंज नहीं है। तो आप तिरछा गुणा करेंगे तो इसमें तो क्या होगा आपको कि ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, और पलट जाएगा तो ये जब पलट के चिन्ह हो जाएगा तो उधर जैसे भिन्न है तो उधर जाता है तो पलट के मान लिख उठता है। ठीक है, तो 12/16 तो यहाँ था ही पहले से ही, तो हम 9/x को जब उधर ले गए तो x अपान 9 हो गया, वो आपस में गुणा हो गया तो 12x हो जाएगा और गुणे 16 × 9 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 16 × 9/12। तो आप क्या करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा और 3 × 9 होगा। तो आप काटेंगे 3 × 3 और इसको आप काटेंगे तो आपको मिलेगा x = 4 × 3, यहाँ 3 हो जाएगा और 4। ठीक है,
आपको काटने पे 4 कम 4 तिहाई 12 और फिर 3 हो जाएगा यहाँ और 4 कम 4, तो आपको काटने पीटने के बाद जो है 12 मिलेगा। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं, आइए बहुत ही बारीकियों से समझते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको दिया गया था x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। आपको करना क्या है, इन चीज़ों को आपको तोड़ना है, ठीक है। तो आप तोड़ेंगे कैसे, x स्क्वायर आप सेम लिखिए और 3x को आप लिख सकते हैं x कामन लेके 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 और माइनस 10। अब ये देखिए ये चीज़ क्या है, ये 3x के बराबर है। कैसे हम बता रहे हैं, देखिए ये 3x के बराबर, ये इतना कैसे है, ये इतना 3x के बराबर कैसे है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है कि हमने लिखा है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब होता है 3, ठीक है। 5 माइनस 2 मतलब यहाँ हो गया 3 और ये 3 यहाँ पे हो जाएगा 3x से, इससे जब जुड़ेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं, इसमें गुणा कर दीजिए अंदर हम कामन लिए तो यहाँ हो जाएगा 5x और माइनस ये अंदर 2 में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। तो आप जब 5x में से 2x घटाएंगे तो आपको स्वाभाविक 3x प्राप्त होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमने क्यों लिखा है और इससे लिखने से क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन कुछ नहीं है, ये इतना बराबर है इतने के, ठीक है। ये इतना पूरी संख्या बराबर है ऊपर 3x के, समझ गए होंगे। हम बहुत बारीकी से बताएंगे, जिसको लेट हो रहा हो तो वो वीडियो को स्किप करके जा सकता है, लेकिन जिसको समझना है, जिसको कुछ करना है आगे, जो एग्ज़ाम में जल्दी से सब कुछ करना चाहता है, तो यहाँ आप एक बार टाइम दे दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे इसी स्टेप में, तो हमने वही अंदर गुणा किया है और लिखा है, फिर x स्क्वायर को हम सेम लिखे हैं, अंदर गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा और फिर 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और फिर माइनस 10 को हम सेम रख लिए हैं। अब इसमें क्या होता है, आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी लाइन में हमने x स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ 5x है, तो दोनों में से हम x कामन लेंगे, मतलब एक x इसमें से ले लेंगे, एक x इसमें से लेंगे। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, जब आप इसमें से एक x ले लिए हैं तो यहाँ x बचेगा, तो ये x बच गया, प्लस का चिन्ह यहाँ पे ऐसे सेम लिख दीजिए। और यहाँ से जब आप x ले लिए तो यहाँ एक ही x था और आप x उसको ले लिए तो यहाँ केवल 5 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ से हम 2 कामन लेते हैं, मतलब इसमें से 2 लेते हैं, इसमें से 2, तो 2 ना बाहर ले लिए तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x, ये x यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा, जब 2 कामन लेंगे तो 5 बचेगा। देखिए 2 इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये 2x यहाँ पे है, और इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 10 ऊपर है, ठीक है, बराबर होना चाहिए ऊपर के। सेम उसी तरह से इसमें भी है, इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर जो ऊपर है वो हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 5x ऊपर वाला आना चाहिए, कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अपनी तरीके से कुछ मत बदलिएगा, ठीक है। एकदम छोटे स्तर से बता रहे हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमको मिलता है कि अब क्या करते हैं हम, आगे कुछ नहीं करना। अब आगे आप इस x को लिखिए, आप इस x को ले लीजिए और माइनस के साथ इस चिन्ह को ले लीजिए। तो आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले प्लस वाले को x प्लस 5, 2 है लेकिन हम 1 लिखेंगे, केवल 1 को लेते हैं यहाँ पे गुणनखंड में, तो हम लिखेंगे x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 5, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको इतना ही पूछा है तो हम इतना ही केवल लिखेंगे। और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 5, और क्योंकि ये प्लस है तो उधर ब्रेक इक्वल टू बराबर कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x माइनस 2 को आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। तो आइए हम बात करते हैं आगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड रूप जो प्राप्त हुआ है वही यही है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 6 आपसे क्वेश्चन में दिया गया है आपके, 6 मीटर लंबाई, 25 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन एक दीवार का आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। मीटर लंबाई 6 मीटर लंबाई, 6 मीटर लंबाई हमने L से डिनोट करते हैं लंबाई को, लेंथ L इक्वल टू 6 मीटर, हाइट 25 मीटर दिया गया है, ऊंचाई हाइट H से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं 2.25 यहाँ होगा। और फिर आगे दिया गया है B मतलब बेस मतलब मोटाई, और ये है 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सभी मात्रक जो है यूनिट, सभी यूनिट एक होनी चाहिए। तो हम इसको जब परिवर्तित करेंगे तो हम आपको बताए थे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर से मीटर में हम जा रहे हैं, मतलब नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर ऊपर रहता है और मीटर नीचे रहता है, मीटर बड़ा होता है, तो 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो आपको क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, 15 सेंटीमीटर से मीटर में। तो हमने कुछ कहा था आपसे कि जो संख्या दी गई है अगर आप नीचे आ रहे हैं तो गुणे, अगर नीचे आ रहे हैं तो 1/10 से भाग होगा, और 1/10 की पावर कितना होगा, 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो n का मान 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा मीटर। अब इतने का मान होता है 100, 1/10 की घात 2 का मान होता है 100, मतलब आप यहाँ लिखेंगे 15/100, और 15/100 को आप लिख सकते हैं 0.15 मीटर। 0.15 मीटर बराबर है 15 सेंटीमीटर के, समझ गए होंगे आप, और ये हम पहले ही ऊपर समझा चुके हैं। आइए हम आगे बात करते हैं, नोट्स हम कुछ लिखे हैं, कुछ मेन जानकारी है कि मात्रक सभी के एक ही यूनिट में होने चाहिए, तभी आप
सभी को मतलब तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब तक एक यूनिट में नहीं रहेगा तब तक आप गुणा भाग उन संख्याओं में गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो आइए हम बात करते हैं आगे दीवार का जो आयतन है उसके बारे में। तो दीवार का आयतन का सूत्र होता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में आयतन के बारे में भी चर्चा किया है, चतुर्भुज में हमने सब कुछ बात किया है। तो आप वहाँ से जाके आयतन वाला कमरे का क्षेत्रफल या सब कुछ हमने बात किया है। तो पिछली वीडियो आयतन का जरूर देखें, चतुर्भुज से संबंधित है, टॉपिक आपको ऊपर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो दीवार का आयतन क्या होता है? दीवार का आयतन होता है L गुणे B गुणे H, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई आपको दिया गया है 6, ऊंचाई 2.5 और चौड़ाई 2.5 और ऊंचाई 0.15। तो आप इसका जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2.25 मीटर क्यूब या घन। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो कि है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। आपसे पूछ रहा है कि 9 सही 4/5 को अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं इस संख्या में, तो गुणनफल मतलब जो मान प्राप्त हो वो 42 हो, तो किस संख्या से हम गुणा करें। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। 9 सही 4/5 का मतलब होता है 9 + 4/5, ठीक है, 9 + 4/5। इसका मतलब क्या होता है कि इस संख्या में आप गुणा करिए और साथ में जो गुणनफल मिले उसमें आप जो ऊपर दिया गया है उसको जोड़ दीजिए, इसके बाद लिखिए। तो हमने वही किया है, आइए हम देखते हैं। तो हमने 9 सही 4/5 को हमने लिखा है 49/5। तो क्या होता है कि देखिए हमने यहाँ पे करके दिखाएं इस सिस्टम में कि 5 का 9 में गुणा करेंगे और प्लस ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो 4 और बटे नीचे 5 वही रहेगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे 9 × 45, तो गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे क्या होगा, 9 × 45 4 49, तो ये मिल जाएगा आपको 49/5। आइए आगे बात करते हैं। माना कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि वो संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो उसको हम यक्स मानेंगे कि किस संख्या से हमको गुणा करना है। तो हम उस संख्या को मान लिए यक्स, गुणा करने पर 42 प्राप्त तो होता है और वो संख्या हमको पता नहीं, इसलिए वो संख्या होगी यक्स। अब 49/5 में हम यक्स से गुणा करेंगे और बराबर 42 के, यही कह रहा क्वेश्चन कि आप किस संख्या से गुणा करें, तो वो संख्या यक्स है। 49/5 में हम यक्स से गुणा करेंगे तो 42 हमको मिलना चाहिए मान। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो चिन्ह, ये जो पूरे है, ये जो पूरा मान है 49/5, ये जब उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब होगा कि इधर 49/5 है तो उधर जाएगा गुणे में होगा और 5/49 हो जाएगा। तो इधर गया है 42 के साथ ये गुणे में हो गया है, ये देखिए हम यहाँ दिखाए हैं गुणे में हो गया है और 5/49 हो गया है, ठीक है। तो ये यक्स इक्वल टू हो जाएगा, इधर यक्स हो जाएगा, ये पूरा उधर उठ के चला जाएगा और 5/49 से गुणा हो जाएगा। तो गुणा होने के बाद यहाँ को 5/49 गुणा हुआ तो 7 × 7 = 49 और 7 × 6 = 42। तो क्या मिला आपको, 6 × 5 मतलब 6 × 5 = 30। आपको यहाँ 6 × 5 मिल रहा है, ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा और ये 30 और नीचे 7 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका मान। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 4 सही 2/7। 30/7 को आप लिख सकते हैं 4 सही 2/7। ये कैसे लिख सकते हैं, अगर कुछ आप लोगों को नहीं पता किसी को तो हम इसको भी बता रहे हैं। क्या होता है, 7 जो है इससे हम भाग दे रहे हैं 30 में, तो हम 7 से भाग दे रहे हैं यहाँ पे 30 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 30 में जब पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा और अगर हम 5 बार ले जाते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाता है। तो हम 4 बार ले आएंगे तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, शेष हमको मिलेगा 2। तो हम जो 2 होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं और 4 को हम मूल संख्या में लिखते हैं और अपान जिससे भाग दिए रहते हैं उस संख्या को लिखते हैं 7। तो आपको पता चल गया होगा कि ये संख्या पूरी किस तरह से यहाँ से आके लिखी गई है। तो आप देख लीजिए, समझ जाइए। आइए आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम बता दें, भाजक इसमें ये होता है भाजक, भागफल और शेषफल आपको बारे में आपको पता होगा। तो ये होता है शेषफल, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इससे ये हम आपको बताएंगे अपनी किसी दूसरी वीडियो में आराम से, जिसमें हम गुणनखंड के बारे में बताएंगे। आइए हम बात करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो हम आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कहते हैं कैसे हैं। तो इसमें दिया है मूलधन P जो है वो दिया है 1000, दर दिया है 10% और समय दिया है T = 2 वर्ष और मिश्रधन A को कहते हैं। आइए हम बात करते हैं। हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हम पहले मिश्रधन और मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन को जब हम मिश्रधन में से घटाते हैं, मिश्रधन में क्या होता है, ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होता है। तो जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ब्याज, ठीक है। तो सूत्र लगता है इसमें ए है चक्रवृद्धि मिश्रधन, A = होता है P मूलधन 1 + R मतलब दर बटे 100 की पावर T। तो आप यहाँ लिखेंगे A है चक्रवृद्धि मिश्रधन
और ये मूलधन दिया गया 1000, 1 + 10/100 मतलब 2 वर्ष का समय ऊपर दिया गया क्वेश्चन में। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर से 0 कटेगा, नीचे से 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/10 और 1/10 का मान आप इसको लिख सकते हैं। इसको 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 से कम 10 और ये ऊपर उसमें जुड़ जाएगा 1, तो हो जाएगा 11/10 और ये पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक बार ये 2 बार गुणा में लिखेंगे, पूरे का पावर 2 है। अगर यहाँ 3 होता तो गुणे एक बार और 11/10 लिखते, 4 होता तो एक बार और लिखते हैं। ठीक है, जितनी बार ऊपर पावर होगा उतनी बार ये आगे बढ़ता चला जाएगा सीरीज। तो आपको यहाँ से भी सॉल्व करने पे थोड़ा सा क्या मिलेगा, यहाँ से आप इस 0 को काटेंगे, इस 0 को काटेंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो यहाँ 10 बच रहा है, यहाँ 11 और 11 आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ये संख्या कितना है 1210। ये है मिश्रधन। अब आपसे पूछा है ब्याज के बारे में, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे। मूलधन आपको दिया गया था 1000, इसी पूरी संख्या में से घटा देंगे। मिश्रधन ये आपको ज्ञात हुआ है, तो जब घटाएंगे तो आपको 210 रुपये ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। इसका सिंपल तरीका क्या है, दूसरा बिना सूत्र के करने के लिए क्या है, 1000 मूलधन को आप 110%, मतलब कह रहा है 10% हर साल बढ़ा रहा है, तो आप उसी को 110 करके अपान 100, मतलब ये परसेंट 110%, मतलब 110% को आप लिख सकते हैं 110/100। तो ये जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये 1 साल का आ जाएगा पूरा मिश्रधन 1100, ये मिश्रधन है। ठीक है, और इसी में से जब आप ब्याज निकालेंगे तो वो 100 जो हो जाएगा वो ब्याज है, और 1000 मूलधन आपको पता ही है, यहाँ सब कुछ दिख रहा है। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल इसी पूरी संख्या को, इसी पूरे मिश्रधन में भी, इसी पूरे मिश्रधन पे जब आप चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पे ब्याज, तो इसी पूरे मिश्रधन में आप 10% जब इंक्लूड करेंगे तो आप इसको 10% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 110% से इसमें जब ये मल्टीपल करेंगे तो काटने के बाद आपको मिलेगा 1210। ठीक है, ये है मिश्रधन 2 साल का। और इसमें से आप जब ब्याज निकालेंगे तो आपको पता है मूलधन 1000 था, और ब्याज जब निकाल देंगे तो आपको 210 सीधे पता चल रहा है। ठीक है, 2 साल का। और ट्रिकी तरीके से हमने निकाला कि अगर आप टेट में एग्जाम दे रहे, एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 1000 दिया है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 1000 दिया है, ठीक है, ये मूलधन दिया है 1000, आपको पूछ रहा है पहले साल 10%। 10% का मतलब होता है पीछे से एक संख्या 0 लगाइए, ये जो मान है इधर यही 10% है। ठीक है, अगर 10% केवल 1 साल का पूछा है तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 100 रुपया, लेकिन 2 साल का पूछा है तो 2 साल में क्या हो जाएगा, जो प्राप्त हो मान, अब 100 इसमें जब इंक्लूड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1100 हो जाएगा। दूसरी साल जब आप इसको हिट करेंगे 1100 पे तो ये 1121 हो जाएगा। मतलब यहाँ आप 100 को इसी के नीचे इंक्लूड करेंगे दूसरी साल में तो ये 1100 हो जाएगा। फिर इसी में जब आप 10% हिट करेंगे तो ये 110 आप इसमें ऐड कर देंगे फिर, तो ये हो जाएगा 1210। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। नहीं समझे होंगे तो आराम से वीडियो को रोक के आराम से देखिएगा, आप समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं, क्या लिखा गया, क्योंकि लिखा गया है अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है, उसका अनुपात 960 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं, पूरी चर्चा करते हैं इसके बारे में। मानिए घनाभ की जो लंबाई है वो 4x है, चौड़ाई 5x है और ऊंचाई जो है घनाभ की वो 6x है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपका सूत्र लगता है, बहुत ही सिंपल है। अतः घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब रख दीजिए। आपको दिया है आयतन दिया है 960 और हम इसको माने थे पहले से 4x, 5x, 6x। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 5 गुणे 4 गुणे 6 करने के बाद आपको 120 x क्यूब, मतलब ये x तीनों x हो जाएगा x क्यूब, x की पावर 3। तो इसको जब आप काटे पीटेंगे तो 120 एक 120 और 120 अट्ठे हो जाएगा 960, तो x क्यूब हो जाएगा 8 और x बराबर हो जाएगा 2। अब कैसे देखिए, x पावर 3 मतलब 3 बार x, 8 पावर भी, मतलब जब आप घन निकालेंगे तो 8 को आप 3 बार तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं x = 2, मतलब ये काट दिया। ऐसे सिंपल कर लीजिए कि घन निकालने में क्या होता है कि एक पार्ट लिया जाता है, तो एक पार्ट जब आप लेंगे तो x = 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, घनाभ की लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो हमको x का मान मिला है 2 और हमने जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माना था, तो लंबाई हमने माना था 4x, चौड़ाई हमारी थी 5x और ऊंचाई थी 6x। हमने ये सब माना था क्योंकि हमको ज्ञात नहीं था। तो जब मानेंगे तो इसमें हम 2 से गुणा करते चले जाएंगे सब में, और पहले हमको 2 से गुणा करेंगे उसकी लंबाई में, तो 4x में गुणा करेंगे 2 से तो 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। 5x में गुणा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी, और ऊंचाई में हम बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर 2 से गुणा करने पर ऊंचाई प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। x² - 1 - 2i - y² का गुणांक, मतलब गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड आप करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा कि आप x² को ऐसे लिखिए, x² - 1, इसको आप कॉमन लीजिए और अंदर आपका हो जाएगा 1, ये 1 और ये 2x। अंदर देखिए, जब आप किसी संख्या कॉमन लेते हैं, हमने बताया था ब्रैकेट के बाहर जो संख्या निकलती है सिंबल बदलता है। जब इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, हम पहले बताएं आपसे, क्योंकि इससे गुणा होगा और ये माइनस हो जाएगा, इससे गुणा होगा ये माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो ब्रैकेट में इसलिए यहाँ चिन्ह परिवर्तित होगा और ये प्लस में सब चिन्ह है, ये चिन्ह यहाँ प्लस में होगा, ये प्लस में होगा। लेकिन जब ये ब्रैकेट आप हटा देंगे तो ये सब चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और यही पूरा ऊपर हो जाएगा जैसे ऊपर है।
ब्रैकेट में लगाने की वजह से, ब्रैकेट लगाने की वजह से ये ऊपर वाला सारा चिन्ह नीचे प्लस में हो गया है। ठीक है, तो सेम ऊपर वाला सब कुछ नीचे लिख दिया गया है। आगे हम बात करते हैं दूसरी लाइन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ आप इसको क्रमिक कर लीजिए और वाई स्क्वायर को पहले लिख लीजिए +1 और +2y, ये है क्रमिक रूप। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या होगा y +1। ठीक है, यहाँ y +1 हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर, मतलब ये कहाँ से आया है अब आपको जानना चाहिए कि हमने कैसे लिख दिया y +1 पूरे की स्क्वायर। अगर ये होता है a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र अभी हमने पीछे आपको बताया था कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको हमने बताया था, आप देखे होंगे कि a² + b² + 2ab, तो वहीं से ये प्राप्त हुआ है कि y² प्लस इसके बाद एक, मतलब ये b जो है ये 1 को डिनोट कर रहा है और y 1 को डिनोट कर रहा है, और तो आपको क्या मिलेगा y² प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, मतलब a y है और b 1 है, तो 2ab का मतलब हो जाएगा 2y, और 1 को चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए तो 2y हो गया। तो यहाँ पर आपको सिंपल आपको पता चल गया होगा कि ये पूरे मान, इस पूरे मान को हम इतना लिख सकते हैं a² + b², a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा x + y + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - y - 1। अब ये कैसे हुआ, ये हो जाएगा आपका a² - b² के सूत्र से। अब a² - b² का सूत्र हमने आपको पहले बताया है कि a² और -b² को आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। पीछे जाके वीडियो देखिएगा अगर आप भूल गए हों। तो इसमें हमने माना है, इसमें ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y + 1 पूरे ये b हो जाएगा, और तो इसी तरीके से ये आ जाएगा a + b² से, ये आपको ये उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए सिंपल कुछ नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें। तो हम बहुत ही आसान तरीके से समझा भी रहे हैं। आगे बात करते हैं 15 नंबर के बारे में। तो एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या आपको कैसे ज्ञात करनी है, तो आइए बात करते हैं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये होता है, ये हमेशा होता है वृत्त के साथ कि अगर केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जा रहा है तो वो वृत्त को 2 भागों में बांटेगा। आगे बात करते हैं त्रिभुज OAB में, त्रिभुज जो आपको दिख रहा है OA और B से जो बना त्रिभुज, इसकी बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ण, पाइथागोरस का प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। इसके बाद होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब या लंब का स्क्वायर आप कर सकते हैं, चाहे लंब पहले लिखिए चाहे आधार लिखिए, कुछ भी दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। लंब का स्क्वायर, तो हमने लंब का स्क्वायर OA का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर होता है प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R² = 169, और 169 का जो वर्ग आप जब निकालेंगे तो वो होगा 13, मतलब 13 गुणे आप 13 करेंगे तो 169 आपको प्राप्त होगा। R = हो जाएगा 13। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, ये हमने लिखा है। समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब 1 से 20 तक जो जितने पद आ रहे हैं उसके सम पद जो आ रहे हैं उनको जोड़ेंगे तो सम पद होते हैं 2, 4, 6 मतलब 2 का मल्टीपल, वही होता है सम। और विषम होता है जो ना कटे किसी से। सम क्या होता है, सम 2 संख्या से कम कटता है। देखिए एक तो खुद से कटेगा और एक 1 से। 4 क्या है, खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। 6 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। 8 तो ऐसे ही कटना चाहिए। और विषम होता है 3, 5 जो इसमें नहीं लिखा गया है, 7, 11, 13 ये सब हैं विषम संख्याएं। इन सब के बारे में हम अपनी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सब बातें करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम जब पदों का योग करेंगे तो सम संख्या जब लेंगे तो 2, 4, 6 और 20 तक हम लेंगे तो 20 भी अपने आप में सम संख्या है। और ये पूरी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे काउंट करेंगे तो ये पूरी संख्याएँ हो रही हैं 10। और इन 10 संख्याओं के जब बारे में हम बात करेंगे तो ये अपान 10 हो जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे तो 110 प्राप्त होगा। ये पूरी संख्या जब जोड़ेंगे आप, ऊपर वाली पूरी संख्या जब आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 110। आप जब पूरी ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 110 और नीचे 10 है ही, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्याएं जो हैं 1, 2, 3 इस तरह से जब काउंट करेंगे तो आपको 10 संख्या मिलेगी। और जब इनका पूरा नंबर जोड़ेंगे तो 110 मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 काटेंगे तो हो जाएगा 11 उत्तर इसमें। आइए आगे बात करते हैं 17 नंबर के बारे में। निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो लघुगणक रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो लघुगणक रूप में क्या होता है कि जैसे घातांकीय रूप दिया गया है 13 की पावर 2 =
169, ठीक है। तो आप इसको लघुगणक रूप में लिखेंगे log 13 की पावर 169 इक्वल टू 2। क्या होता है इसमें हम बता रहे हैं, देखिए लघुगणक में क्या होता है, नीचे बताए होंगे, चलिए अभी नीचे बात कर लेंगे, ठीक है। आइए, और फिर दिया है 13 की घात -2 और इक्वल टू 1/10 की घात 3। तो इसको आप लघुगणक रूप में लिखेंगे log 10 की पावर 1/10 की घात 3। कुछ करना नहीं, देखिए बता दे रहे हैं, जो इधर की संख्या होती है वही जो आधार होता है, लाग लिख के जो ये आधार होता है उसी की घात हो जाती है, और इधर ये जो घात होती है उधर चला जाता है, बराबर की उधर। वही किया गया है, जो इधर संख्या थी 10 की आधार मतलब 3 की जगह वो संख्या इधर वाली संख्या आ गई है, और इधर वाली जो 3 थी -3 वो उधर चला गया है, ठीक है। वही लाग लगा के लिख दिया जाता है। समझ गए होंगे आप क्या कह रहे हैं हम। मेरे कहने का मतलब ये था कि लघुगणक रूप में क्या होता है, घात को जब परिवर्तित करेंगे आप, तो ये जो 10 है इसके पहले हम log लिखेंगे और 10 को हम 10 लिख लेंगे, और ये जो -3 है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, और बराबर के उधर जो संख्या है उसको पूरा 10 के ऊपर ला के रख देंगे, ठीक है। वही देखिए इस लाइन में किया गया है, लघुगणक में ऐसे ही परिवर्तन होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, और हमने हर क्वेश्चन के बारे में पूरी चर्चा की है। तो जानते क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अगर हम बात करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है, किसी भी त्रिभुज की बात करें तो उसमें सभी त्रिभुजों के तीनों कोणों का मान अगर आप जोड़ेंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसका मान होता है 180 अंश हमेशा होता है सभी त्रिभुजों का। अगर 180 अंश नहीं हो रहा है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो और समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज के पार्ट में हमने सभी त्रिभुजों के बारे में बताया है। ऐसा त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और 2 कोण आपस में बराबर हों, 2 भुजाएं बराबर हों, 2 कोण बराबर हों, वही कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब भुजा कोई भी बराबर हो सकती है, ये भुजा बराबर हो सकती है, ये भुजा बराबर, कोण ये कोण बराबर हो सकता है, ये कोण, कोई भी कोण, कोई भी दो कोण, कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकती है, उसी त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज से जो क्वेश्चन हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन में है कि x + 4x + 4x मतलब सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये जोड़ने पे आपको मिलेगा कि 4 4 8 1 9 9x बराबर 180 अंश। तो x का मान हो जाएगा 180, और इधर जाएगा तो ये भाग होगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये चीज़ जो गुणा में है इधर उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 180/9, और 9 को जाओ काटेंगे 9 के 9, 9 दूनी 18, और यहाँ 0 बच रहा है तो ये हो जाएगा 20। तो x का मान हो जाएगा 20 अंश। तो अगर आपको x का मान यहाँ 20 अंश प्राप्त हो गया, तो आपको ये जानकारी हो कि ये जो है कोण ये 20 अंश है, ये 4x है, मतलब 20 में आप 4 से गुणा करेंगे तो 20 × 80 हो जाएगा ये, और ये कोण हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 80 हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि हमने पूरी चर्चा की है। और अगली टॉपिक हमारी 2018 में जो क्वेश्चन, जो 2018 में जो पेपर हुआ था 3rd सेमेस्टर में, उसकी बात करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे हर एक क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है ये हम बता दें। आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको अगर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है तो उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है, तथा उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वही क्वेश्चन नहीं, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनसे संबंधित जितने सूत्र होते हैं और जितने तरीके होते हैं उन सभी के बारे में हमने बताया है, ताकि आपको उस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हों वो सब एक ही क्वेश्चन में जानने को मिल जाए। और आने वाले एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस सेट करके, जी हाँ 4 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे 3rd सेमेस्टर से संबंधित, और इसके बाद 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर तथा 4th सेमेस्टर, सभी सेमेस्टरों से संबंधित 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवाएंगे। और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अच्छा मार्क्स कम से कम समय में ला सकते हैं जानकारी लेके हमारे इस टॉपिक से। तो आज का हमारा